पार्टिसिपेंट्स, लंच ब्रेक के पश्चात इस वन डे ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार में पुनः आप लोगों का एक बार से स्वागत है। और अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स मैं मिसिंग देख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज सुन रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये लेक्चर इस समय हमारा सेकंड सेशन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस पर बेस्ड है, और जिसके लिए हमारे साथ मैम अन्विति गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं ग्रेटर नोएडा से। मैं मैम का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। तो डॉक्टर अन्विति गुप्ता जी एक अनुभवी शिक्षाविद, व्यावहारिक प्रशिक्षक और कुशल मनोवैज्ञानिक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और आपका विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन, एकेडमिक और एडमिन में 25 परिक्रमा मार्ग इन अयोध्या नाउ नेशनल हाईवे। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, किसकी आवाज आ रही थी मुझे। पिछले 25 वर्षों का अनुभव है मैडम को, और मैडम लखनऊ विश्वविद्यालय से मैम ने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है, तथा भारतीय विद्या भवन मुंबई से आपने 1996 में मार्केटिंग एवं सेल्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। 2013 में कैलिफोर्निया हाइप्नोसिस इंस्टीट्यूट यूएसए एवं भारत द्वारा आपको क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में सर्टिफाइड किया गया था, और 2015 में क्रिश्चियन काउंसलिंग सेंटर वेल्लोर तमिलनाडु से आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आप समय शारदा विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान की संस्थापक और डीन रह चुकी हैं। 2019 में उज्बेकिस्तान सीएसआई क्षेत्र में आपने एमईटी की स्थापना का श्रेय भी आप ही को जाता है। आपने शेरवुड कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर और के रूप में कार्य किया है। असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में आप एमईटी बिजनेस स्कूल एवं यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में आपने प्रोफेसर और एसोसिएट डीन के पद को सुशोभित किया है। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न संस्थानों में एक रेगुलर फैकल्टी के रूप में जुड़ी हुई हैं, जिनमें हमारा डीटीआरटी लखनऊ के अलावा आप यूपी पुलिस 100 डायल, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नाबार्ड इत्यादि संस्थानों पे आप नियमित रूप से अपने लेक्चर देती रही हैं। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज डीटीआरटीआई लखनऊ में आपके लेक्चर के लिए। आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूनम जी। आपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया या मेरे सीवी को बताया, उसमें सुनने के बाद मुझे और भी लगता है कि मुझे भी और बहुत कुछ सीखना है आप सभी लोगों से। और जो आज मेरे इस ट्रेनिंग सेशन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगी, और आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगी। तो सबसे पहले धन्यवाद इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए, अभिनंदन के लिए, और इस मौके को देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं और कुछ ऐसे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, या जो भी मेरी रिसर्च हुई है मैं उसको आपके समक्ष पेश करना चाहूँगी कि हम कैसे अपने जीवन को या जीवन में से कन्फ्लिक्ट को कम से कम कर दें, या नेगेटिव कन्फ्लिक्ट को हम कैसे डील करें, बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पर, इन सभी स्तरों पर जो इसके बैड या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, हम उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो आज जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मेरा उद्देश्य ये है, ये जानना कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, किन किन लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हैं, ये द्वंद्व, ये मतभेद जो छोटे से बहुत वृहत और बड़ा रूप ले लेते हैं, इनके आखिर कारण क्या हैं। क्या मैं कारण हूँ, क्या आप कारण हैं, या परिस्थितिवश ही कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो वो हम जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हम अलग अलग तरह की कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ढंग से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन को नॉर्मली लीड कर सकते हैं। एक चीज मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूंगी कि पैंडेमिक ने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। पिछले
1.5 साल में हमारे बहुत सारे प्रियजन, हमारे परिवार के जन, हमारे बहुत खास, बहुत अपने या हमारे अपनों के अपने हमसे दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। तो बहुत क्षणिक है सब कुछ। ये जीवन हमारे को मिला है, ये हमें एक गिफ्ट के रूप में ईश्वर ने दिया है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का क्या रोल इसमें, जब कल का ही नहीं पता कि कल हम चले जाएंगे। ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं या जो चीज इकट्ठी कर रहे हैं, क्या वो हम बरत पाएंगे, हमारे बच्चे बरत पाएंगे, या हम जमीन की जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पोजीशन के लिए जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पावर के लिए जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, क्या हम उससे जो हम सोच रहे हैं, जो हमें सुख मिलना चाहिए, क्या वो लेने के लिए हम जीवित भी रहेंगे या नहीं? अगले पल का, अगले क्षण का जब हमें पता नहीं, तो हम किस चीज के लिए अपने भाई बंधुओं से लड़ रहे हैं, किस चीज से इतने हमें निराशा हो रही है कि हम नॉर्मल लाइफ ही नहीं लीड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को जीवन की जो है अलग अलग स्तरों पर, भाई बंधु से है, खुद से है, किसी ग्रुप से है, अपने बॉस से है, हमारे सबऑर्डिनेट से है, हमारे साथी जो भी हमारे साथ कार्य करते हैं, या परिवार के जन हैं, या कस्टमर हैं, किससे भी अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम कैसे सुलझाएं और एक शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करें जो कि कंड्यूसिव हो, और हम ढंग से जो हमें जीवन मिला है उसके बाकी दिन गुजार सकें। तो अनुमति चाहूंगी आप लोगों से that I share my PowerPoint presentation with you. I will be bilingual so that there are many people who may or may not understand in Hindi or English. और अगर आप चाहते हैं मैं पूरी तरह हिंदी से बात करूं तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी मातृभाषा में ही आप लोगों से बात करूं। तो let me share my PowerPoint presentation with you and I will start. आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे लिखते जाएं, सेशन के अंत में मैं प्रश्नों के उत्तर भी आपको दूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी जिज्ञासा है, आपके जो प्रश्न हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज एन एकेडमिशियन, एज अ रिसर्चर, जो मैं आपको दे सकूंगी और मार्गदर्शन कर सकूंगी आपका। So over to you. Let me share my PowerPoint presentation. मेरा भी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अगर उनकी कोई भी सवाल है तो प्लीज आप लोग उनको राइट डाउन कर लीजिए। सेशन के अंत में हम उन सभी क्वेरीज को लेंगे और मैम बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन देती हैं। इससे पहले भी मैं मैम का सेशन ले चुकी हूँ और मैम की एडवाइस वाकई में बहुत ही कारगर होती है। इसलिए मेरा मतलब आप लोगों से ये विशेष अनुरोध है कि आप लोग प्लीज अपने सवाल या कोई प्रॉब्लम है उसको प्लीज राइट डाउन रखिएगा। बिल्कुल रेडी रहिएगा सेशन के अंत में। Poonam, can all of you see my slide? Can you see the first slide? Yes, ma'am. Okay, then over to it. So सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम आखिर जानने की क्या कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जानेंगे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हैं, हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं इस परेशानी के लिए या इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कितने प्रकार की या किन लेवल्स पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अच्छी होती है या बुरी होती है। लोगों के, रिसर्चर्स के बहुत अलग अलग तरीके के इसमें उन्होंने सबमिशन दिया है। कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव होती है या फंक्शनल होती है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नुकसानदेह ही होती है। तो मैं बताऊंगी कि ये क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, किस पर इफेक्ट पड़ता है। आपको लगता है आप जीत गए लड़ाई में, तो क्या आप पे इफेक्ट या आपकी बातों पे, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी मानसिकता पे असर नहीं हुआ, वो भी हम देखेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि हम अपने वर्क प्लेस पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है जो कि स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट न होना अस्वाभाविक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके
वर्क प्लेस पर या ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसका मतलब हम सभी जीवित हैं, हम सभी इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हैं अपनी कार्य क्षेत्र पर, हम सभी अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक माँ के जने हुए 2 बच्चे ही एक जैसे नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोगों की तादाद में इतने सारे लोग हैं, वो एक से कैसे हो सकेंगे? उनके सोचने का ढंग, कार्य करने का ढंग, समझने का ढंग, प्रॉब्लम सुलटाने का ढंग, हर चीज फर्क है। तो जब सब चीज फर्क है और वो एक काम को करते हैं और उनकी टास्क इंटरडिपेंडेंट होती है तो स्वाभाविक है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगी। और कॉन्फ्लिक्ट आने से उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान है, इसलिए उसको मैनेज करना परम आवश्यक है। तो आइए, ये आपके मेजर टेक अवेज होंगे जब आप ये करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक चीज जो मैंने अभी आपसे कही, ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल इंटेग्रल, इनएविटेबल, इनसेपरेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का। और अगर कॉन्फ्लिक्ट को हमने जितनी तवज्जो देनी चाहिए अगर हम देंगे तो उस कॉन्फ्लिक्ट से हमें फायदा ही होगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर अगर पड़ने लगता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डिफंक्ट कर सकती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक बीमारी भी बन सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम लेवल की तो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड गई तो हमें उसे इफेक्टिवली टैकल करना है और उसका फायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए करना है। ऑर्गेनाइजेशन आखिर बनती किससे है? ऑर्गेनाइजेशन हम सभी लोगों से बनती है, आप सबसे बनती है। सो आप सब अपनी लाइफ के तो मैनेजर हैं ही, आप ऑर्गेनाइजेशन में भी ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं। जो काम आपको, जी, जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसको कुशलता पूर्वक अंजाम देंगे। जिस काम के लिए आपको लगाया जा रहा है उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर आती है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इज डिफाइंड एज अ फ्रिक्शन between people, between groups, between individuals, because of difference of opinion, difference of ideology, difference of belief system, difference of values, difference of needs and objectives. अगर हम एक अलग एंटिटी हैं, वी आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली हमारे सोचने की, समझने की, कार्य को करने की, व्यवहार करने की सभी चीजें हमारी भिन्न होंगी एक दूसरे से। वी टेंड टू बी डिफरेंट देन ईच अदर because our ideologies are different, our basic sanskars are different. किसी के यहाँ घूस लेना बड़ी नॉर्मल सी बात है और किसी के यहाँ कहते हैं एक पैसा अगर आपने ले लिया जो आपके हिस्से का नहीं है तो वो आपके घर में गदर ही मचाएगा, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। तो आइडियोलॉजीज में फर्क होता है तो तनाव हो सकते हैं, तो फ्रिक्शन हो सकती है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। काम को ऐसे करना है आपने सीखा है, दूसरे व्यक्ति ने काम को कैसे करना है उन्होंने अपने पिता को करते देखा और उन्होंने वहां से सीखा। सो आपके काम करने के तरीके भी फर्क होते हैं, उनमें भी तनाव आ सकता है, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट वो फ्रिक्शन होता है, वो डिफरेंस होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में
जो उनकी ओपिनियन, पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी, वैल्यूज और नीड्स के डिफरेंट होने की वजह से होता है। और ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें, अगर मैं कोई चीज, मेरे जीवन का कोई गोल है, मेरे जीवन का कोई ऑब्जेक्टिव है, और अगर दूसरा व्यक्ति उस गोल के रास्ते में आता है कि मुझे वो गोल पूरा नहीं करने दे रहा है, तब भी एक परिस्थिति जनती है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इज there because one party feels that whatever I am doing, the other person or the other party is trying to create hurdle in that. So conflict is a situation which is created by differences in personality, ideology, belief system, and also when one person is going towards one goal and the other people are trying to create a hurdle or an imbalance in that person's life. So is it clear that what exactly is conflict? Now people think conflict क्या है? conflict के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो जानना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये होना ही है। जहां दो या दो से अधिक हैं, आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बच्चे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है आप में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो? पति को ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्च मसाले की सब्जी अच्छी लगती है, पत्नी को सात्विक, उसने सात्विक बनाई, तो इसी बात से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बच्चे के नंबर ठीक नहीं आए तो आप कहेंगे तुमने ठीक से नहीं पढ़ाया, पत्नी आपसे कहेगी आपकी परवरिश बच्चे की ठीक नहीं है, लड़का है उसको आपको टाइम देना चाहिए। इस बात पे पति पत्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बॉस कह रहा है 4 बजे तक मेरी फाइल कंप्लीट करके मेरे टेबल पे लेके आओ, और आप कह रहे हैं मेरी पत्नी अस्पताल में है, मेरी बूढ़ी माँ घर पर है, मुझे उन्हें देखना है और मेरे को पत्नी को अस्पताल में देखना है। मैं सर आज फाइल कंप्लीट करके नहीं दे पाऊंगा, कृपया किसी और से करवा लीजिए। आपका बॉस आपसे कहेगा क्यों, तुम्हें मैंने इसलिए रखा था, काम के लिए रखा था, काम करो फिर घर जाना। इसी बात पे तनाव हो जाएगा कि देखो मेरी पत्नी अस्पताल में है, घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बॉस को मेरी तरफ जरा सा भी इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है कि वो मेरी परिस्थितियां समझ सके। इस बात पे तनाव हो जाएगा। बेटी को कुछ पसंद है, बेटे को कुछ पसंद है। लड़की वाले चाह रहे हैं सिंपल शादी हो ताकि जो पैसा बचे लड़की के अकाउंट में डाल दिया जाए। लड़के वाले कह रहे हैं हमारी मूंछ बहुत बड़ी है, बहुत बड़े होटल में शादी होनी चाहिए। इसी बात पे तनाव होकर शादियां टूट जाती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हर लेवल पर, जीवन के हर पड़ाव पर, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में होना लाजमी है, पर उसे टैकल करना वो एक आर्ट है, वो एक कला है। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। कॉन्फ्लिक्ट हर लेवल पे हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके अपने पीयर्स के साथ हो सकती है, आपके अपने बॉस के साथ हो सकती है, आपके अपने सबऑर्डिनेट के साथ हो सकती है, और आपके अपने कस्टमर के साथ हो सकती है, एट ऑल लेवल्स। या इसको यूं कहें, कॉन्फ्लिक्ट आपकी अपने साथ भी होती है। मेरी छोटी सी उम्र में मेरी माँ ने अगर मुझे कहा बेटा शादी कर लो, एक अच्छा लड़का दिख रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। फिर मेरे मन में द्वंद्व आया, मेरी माँ मुझे कह रही है शादी कर लो, अच्छा लड़का मिल रहा है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? That is also an example of conflict. It is called as an intra-individual conflict. कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों में हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स में हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट एक ग्रुप, एक टीम के मेंबर्स में भी हो सकती है। तो हर लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होती है। और कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एक रिश्ते का, चाहे वो फॉर्मल रिश्ता हो चाहे इनफॉर्मल रिश्ता हो। ध्यान रखिएगा, आपके जहन में अगर आपको पारिवारिक कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्रिटिकल चीज ध्यान में आती है तो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आपकी रातों की नींद चली गई है, दिल का दौरा पड़ गया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुई है,
परेशानी बढ़ रही है उस कॉन्फ्लिक्ट, उस तनाव, उस डिफरेंस की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से। और ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना अपने में नुकसानदेह नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ना होना नुकसानदेह है। कॉन्फ्लिक्ट होती है और इसको मान के चलिए हमेशा होगी। बहुत हनी एंड शुगर लाइफ नहीं होती, हर पल पर, हर पग पर, जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर हमें कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी से होती ही रहती है, खुद से भी होती है। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको दिक्कतें ना हो, विपदाएं और ना आए, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व अगर नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम बनेगी, सॉल्व कर लिया तो इट्स ओके, आप एक लर्निड, एक इवॉल्व्ड सोल हो जाएंगे कि भैया मुझे भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की विधा, एक्सपर्टीज आ गई है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज लेवल, जो मैंने अभी आपको कहा, इंट्रा इंडिविजुअल, मेरी अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट। मैं ये नौकरी करूं, ये नौकरी करूं, प्राइवेट करूं, पब्लिक करूं। पिता गुजर गए हैं और उन्होंने कहा है मेरा बिजनेस, मेरे गल्ले की दुकान पे कौन बैठेगा, भैया मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, मेरी नौकरी लगी हुई है, क्या करूं? नौकरी छोड़ के पिता का या अपने घर का बिजनेस फैमिली ओन्ड संभालूं या क्या करूं? अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं या जो पिता ने लड़की देखी है उससे शादी करूं? पत्नी को बासमती चावल पसंद है लेकिन घर में 20 लोग रहते हैं, मेरी कमाई छोटी है, सस्ते चावल खरीद के डालूं? छोटी छोटी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आदमी के मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है वो भी एक इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। इंटरपर्सनल, दो या दो से अधिक लोगों में जब तनाव होता है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रा ग्रुप, एक ग्रुप के लोगों में, इसका एग्जाम्पल है आपके परिवार में आपस में ही अगर हो रहा है, आपका एक फाइनेंस डिवीजन है, उसी में आपस में लोगों में वो हो रहा है, आपकी कोई टीम बनी है, एक क्रिकेट टीम है, उसी में आपस में दिलीप वेंगसरकर, विश्वनाथ और सुनील गावस्कर में अगर तनाव हो रहा है तो वो भी इंट्रा ग्रुप कि कौन आपका ऑर्डर ऑफ बैटिंग होगा, क्या होगा। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन और बाकी सारे लोग बट गए हैं, इस ग्रुप के भी 2 या 4 हिस्से हो गए हैं, तो भी आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको टीम बना के भेजा गया है। हिंदुस्तान का अगर पाकिस्तानी टीम से वो हो जाएगा, वो है एग्जाम्पल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जब तनाव होता है उसे इंटर ग्रुप कहते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको मैं बता चुकी हूं कि बेसिकली वेयर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड देन it is with your own self. I have given you ample examples. What do I do in life? There is a conflict. द्वंद्व, dilemma जिसे हम कहते हैं। Inter individual, when two people are having a conflict, one is promoted with 25% of pay hike, other one of the same cadre is promoted with 10% of pay hike. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो गया मे बी फेवरेटिज्म बाय बॉस, पावर, स्टेटस, पोजीशन, प्रमोशन, रिसोर्सेज। ये सारे बहुत सारे कारण होते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी ना किसी प्रकार का तनाव होता है। इंट्रा ग्रुप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इंट्रा मीन्स विद इन द ग्रुप, व्हेन देयर आर सम डिस्प्यूट्स, some differences, जिसकी वजह से एक भाई दूसरे भाई के कत्ल करने पर आमादा हो गया है, ये स्थिति आ गई है कि माँ को मैं रखूंगा या तुम रखोगे की स्थिति आ गई है, then that exactly is called as intra group conflict. So basically, sorry,
Intra-group conflict is within a group there is a conflict. That group can be a family, as I told you earlier. या आपके ऑफिस की बात करते हैं, इंट्रा ग्रुप आपका वो इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है, आप 5-6 दोस्त बैठकर खाना इकट्ठा खाते हो. That can be a group, but an informal group. फॉर्मल ग्रुप हो सकता है कोई टीम एजीएम होने वाली है और उसको ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट करने के लिए हर डिपार्टमेंट से 2-2 लोग बुला के एक टीम का गठन कर दिया गया है. सैनिटाइजेशन इन द ऑफिस देखना है, उसका गठन कर दिया है. वो एक ग्रुप हो, अगर उस ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये काम ऐसे होगा, तुम्हें इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल गई, मैं 10 बजे तक नहीं रुक पाऊंगा, तुम रुकोगे. इन छोटी छोटी चीजों को, या बजट एलोकेशन, कितना पैसा कहाँ से, कौन सा टेंडर पास करवाना है काम कराने के, इन सभी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. इंटर ग्रुप वेल विद इन 2 ग्रुप्स. फिनेंस डिपार्टमेंट कहता है हम ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, आपके रीइंबर्स नहीं कर पाएंगे इस खर्चे को, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे खर्चे की आवश्यकता है, आप पैसा हमें रिलीज करिए, रिलीज द फंड सो दैट वी कैन कैरी आउट द वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज, रिलीज द फंड सो दैट आई कैन आस्क very senior people to come and do the training sessions for us. But departments are saying no, because of pandemic हमारे सारे बजट पे रोक लग गई है, पैसे पे रोक लग गई है. So there can be, तो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास ये कंस्ट्रेंट होगा कि अच्छे लोगों को कैसे बुलाया जा सके with less of money. So there can be a conflict with all these things. Any question so far? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं. आई होप आप इन चीजों से गुजर चुके होंगे, आप ये कॉन्फ्लिक्ट हर दिन देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे और अंदाजा लगा रहे होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह, हर पल, हर लेवल पर होती है. ओके, नाउ there are various theorists who say conflict is bad, but some say conflict is good. So when we say conflict is good, you give it a name of constructive or a functional conflict. And when you say conflict is bad, it is called destructive and dysfunctional conflict. Now, good conflict means when the conflict is there and the outcome of the conflict results in better decisions, benefit, good earning. So जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ होता है और 4-5 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होके हम एक सही डिसीजन को ले पाते हैं. अकेला आदमी बैठ के डिसाइड कर रहा है तो उसको बहुत इनपुट्स नहीं मिल पाते. अगर डाइवर्सिफाइड लोग हैं और 4-5 लोग बैठकर कोई डिसीजन लेते हैं तो शायद कई बार हम ऐसे डिसीजन पे पहुंचते हैं जिससे हमारी संस्था को, हमारे डिपार्टमेंट को या हमारे परिवार को फायदा होगा. तो तब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से किसी ने कहा ये नहीं, when we are sitting and brainstorming, when we are deciding, everybody has a different viewpoint, everybody's way of working is different. And because of this difference, people come up with all different opinions and ideas. And if you are intelligent enough, you value and weigh everybody else's decision and their ideas. And then pick the right one. मेरा नहीं तो मिस्टर राम का, मिस्टर अग्रवाल का, या मिस्टर गुप्ता का, या मिस्टर सिंह का जो डिसीजन था या जो आइडिया था, हमने वो पिक किया और वो बेस्ट रहा. शुरू में हमें लगा नहीं ये हमें फायदा नहीं देगा, इससे नुकसान ज्यादा होगा, इसको करने में झंझट बहुत होगा. लेकिन फाइनली वी डिसाइडेड. सो समटाइम्स वी कम टू अ कंक्लूजन व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल. So let us see what is destructive conflict. The destructive conflict basically would mean there is harm. नुकसान ज्यादा है. इतनी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई कि आदमी ने एक मर्डरर को, एक किलर को हायर किया और कहा भैया बंदूक चला दीजिए उसको.
when you are ready to kill people, when you are ready to harm the reputation, when you are ready to harm or take away the life of people, that is called the conflict which is very, very destructive. Now, destructive conflicts are basically, number one, where your attention or focus is on some other issue than the important issues. किसी को नीचा दिखाना है, किसी की जान लेनी है, अपना फायदा देखना है, ये सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट आपके नजरिए से हैं, इसीलिए आपने वो काम किया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होते हैं। पर आदमी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करता और हाइटेंड इमोशनल स्टेट में होता है, तो ऐसे डिसीजंस लेता है और कॉन्फ्लिक्ट का रूप डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज, जब तनाव इतना बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो आदमी के जो वैल्यू सिस्टम है, दो लोगों में खाई और गहरी हो जाती है। इट डीपन्स द डिफरेंसेस। Again, the destructive side of conflict is that when the conflict is so much so, then you get divided into small groups, or maybe power gets polarized in one sector. So cooperation जो होना था लोगों का या अलग अलग ग्रुप्स का, वो कोऑपरेशन ना हो के पावर पोलराइज हो जाती है अलग अलग ग्रुप्स में। और जब पावर पोलराइजेशन हो जाता है, तो वो जो पावरफुल ग्रुप होता है वो अपने हिसाब से चीजों को मोड़ तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपने बेनिफिट के लिए या मासेस के लिए काम नहीं कर पाते, अपने बेनिफिट को ही देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयज द मोरल। काम नहीं होता, काम में डिलेज हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज, जब कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है, रिजॉल्व नहीं होता, देन इट स्पॉइल्स, डिवोर्सेस इन पर्सनल लाइफ, सेपरेशन। अब सोचिए, आप पति पत्नी का तो सेपरेशन हो गया, बच्चों पे क्या बीती, माँ बाप पे क्या बीती, ये सारी चीजें। मैं सोसाइटी की अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, जो कोर लोग हैं उस रिश्ते में, उनका कितना नुकसान, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो पैसा इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था, वो कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह गई, उस वजह से आदमी बिखर गए और उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट सब खत्म हो गया। If the conflicts are not resolved, they have a very destructive consequence. Then the hurts are more. Next is constructive. Let us see the brighter side of conflict. How conflict can be good. Now, when there are many people, obviously in a conflict, if it is an interpersonal conflict or intergroup conflict or intragroup conflict, there are many people involved. They all are different in their personalities. सोचने का ढंग फर्क है, संस्कार फर्क है। भाई, इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पावर पोजीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आइडियोलॉजी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बिलीफ सिस्टम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जब अलग अलग तरीके के लोग साथ बैठते हैं और अपनी कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को तवज्जो देते हैं कि भाई लेट अस पिक द राइट सॉल्यूशन, चाहे वो मेरा दिया हुआ सुझाव नहीं है, किसी और का दिया हुआ सुझाव है, तो हम एक राइट डिसीजन पे पहुंचते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी अपने आप से है कि भाई पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पढ़ना है या खेलना है, तो आपको अगर थोड़ा भी तनाव नहीं होगा तो आप खेलने में लग जाएंगे, थोड़ा तनाव होगा तो आप बैठ के पढ़ेंगे, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव है। इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट अगर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू बेटर डिसीजंस एंड लीड्स टू ग्रोथ। एंड इफ a conflict is constructive, it means that it is giving opportunity to you all to give an outlet to stress, anxiety, frustration,
एंगर। कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन चलो यार बैठ के बात तो करते हैं। आओ एक कप चाय पे बैठा जाए। दो दुश्मनों को आपका बॉस बिठा दे आमने सामने, नथुराम प्यारेलाल, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक ही कैडर के हैं, एक ही लेवल पर हैं, दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल फर्क है, किसी ना किसी बात में दोनों में रस्साकशी चलती रहती है। बॉस ने बिठाया और कहा कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों को बिठाया, बात करने की कोशिश की। द मोमेंट यू स्टार्ट कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के बारे में जानने लगते हो। पता चलता है यार नथुराम के तो घर में बड़ी समस्या है भाई, इसकी 2 बिन ब्याही बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है वो बेडरिडन है, बच्चे छोटे हैं, वो हमेशा तनाव में रहता है, इसलिए वो तनाव अब दफ्तर भी लेके आता है। तो जब दूसरे व्यक्ति को ये पता चलता है कि भैया यार इसके तो घर में भी तो आप थोड़ा मेलो डाउन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप एक प्लेटफॉर्म पे आए बात करने की, और बात करने के दौरान अगर एक दूसरे के बारे में, सच्चाइयों के बारे में पता चलता है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और जानते हैं ये जीवन बड़ा क्षणिक है, ये खुशियां बिल्कुल क्षणिक हैं, अकेला रहकर जीवन नहीं रह पाओगे यार, मदद कर पाओगे तो बड़ी खुशी मिलती है। तो हम पीछे हट जाएंगे और कहेंगे सर इस बार इसको इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाए, सर इसको प्रमोशन कर दीजिए, इसे पैसे की जरूरत है। तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर निकलने का एक बहुत बड़ा काम होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का। तो अभी तक हमने जाना कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आखिर क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एक फ्रिक्शन है, एक तनाव है, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी के डिफरेंस होने की वजह से, या आपका जो गोल है आप उसे अटेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दूसरा व्यक्ति या दूसरा ग्रुप उसमें अड़चनें पैदा कर रहा है। इस परिस्थिति को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट 4 लेवल्स पे हो सकती है। आपकी अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट मींस इंट्रा इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की उसकी खुद अपने आप से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिलेमास हैं, जो द्वंद्व हैं, या आप जो करने जा रहे हो उसके रास्ते में जब आप खुद के ही विचार अड़चने पैदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा इंडिविजुअल। सेकेंड इज इंटरपर्सनल, और इंटर इंडिविजुअल मीन्स 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब तनाव या कॉन्फ्लिक्ट होती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। देन इंटर ग्रुप या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स 2 अलग अलग ग्रुप, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में एक फील्ड का ग्रुप है, एक प्रोक्योरमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक R&D है, एक ट्रेनिंग से, इन सब अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी ना किसी बात को, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया, तो उसे कहते हैं इंटर ग्रुप। इंट्रा ग्रुप मीन्स जो एक ग्रुप बना है उसमें आपसी ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। फिर हमने ये देखा कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव भी होती है, लेकिन ये ध्यान रखिए जो नॉर्मल लेवल तक की कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी मैनेजेबल होती है तभी वो कंस्ट्रक्टिव होती है। एक लेवल के बियॉन्ड जब कॉन्फ्लिक्ट जाती है तो दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बाग मारने कूटने पे पड़ जाते हैं, लोगों का हैरेसमेंट करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, बहुत सारे दन फन करते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा या ऑप्टिमम लेवल से बियॉन्ड हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है भैया, कॉन्फ्लिक्ट होती ही क्यों है? I have already told you that the conflict is natural, integral, inseparable, inherent part of any activity of any organization. But the differences in people's ideology creates the conflict more. I don't know about many people, but in my family, मेरे अपने परिवार में मुझे आज भी याद है, कभी सुनती थी अपने माँ पिता को या अपने बड़ों को बात करते कि शादी कैसे करनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं भैया जाना पहचाना परिवार हो, लोगों के घर में कैसा खान पान है, ये सब
देख कर ही शादी करनी चाहिए। हमसे बहुत विभिन्न तरीके के लोगों से शादी होगी तो लड़की को वो जीने नहीं देंगे, या लड़की खुद ही एडजस्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी कारण हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन इज पर्सनालिटी। आप जितने लोग बैठे हैं वहां, उनमें से आप मैक्सिमम लोग एक ही कैडर के हैं। आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, आप और सारे लोग हैं, तो आप अलग अलग ग्रुप्स के लोग, बट आप जैसे लेवल के लोग वहां पर बैठे हैं एक। पर सभी क्या एक जैसा हैं? एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक जैसे काम करने के। कोई आदमी बहुत पंक्चुअल है, कोई नॉट पंक्चुअल है, कोई आदमी बहुत ऑनेस्ट है, कोई मॉडरेट ऑनेस्ट है, कोई बिल्कुल डिसऑनेस्ट है। Please don't take it otherwise. These are just example I'm giving you. I mean no harm and hurt to anybody. माफ करिएगा, मैं आपकी कभी भी किसी चीज पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बात कह रही हूँ कि आदमी की पर्सनालिटी में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग टाइम बाउंड काम करते हैं, कुछ लोग बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं। तो जब लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ लोग बहुत सबमिसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोगों को जरा सी बात पे ताव आ जाता है और वो अनशन बोलने लगते हैं, कुछ लोग बहुत सहनशील होते हैं। तो पर्सनालिटी के इन डिफरेंसेस की वजह से भी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज, कुछ लोगों का बिहेवियर, ये पर्सनालिटी डिफरेंस का एक हिस्सा, बड़ा इरिटेटिंग होता है। आप काम करने बैठे नहीं, दूसरा आदमी चलो भाई चाय पे चलते हैं, चलो भाई नुक्कड़ पे सिगरेट फूंक के आते हैं, ऑफिस में प्रेमाइसेस में अलाउड नहीं है, चलो थोड़ी सी गपशप की जाए। आपको लगता है कि भैया 6 बजे तक का जो टाइम है, मैं दफ्तर का काम दफ्तर में निपटा लूं, फिर घर जाके मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही है, घर में मदद करनी है, पैंडेमिक का टाइम है, घर में 8 लोग रहते हैं, पत्नी अकेली काम करने वाली है, बाकी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, आई हैव टू हेल्प माई वाइफ। सो उस स्थिति में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। देन परसेप्शन, नजरिया, बहुत खूबसूरती से बताया गया है साइकोलॉजिस्ट ने कि जिस रंग का चश्मा पहन लोगे दुनिया वैसी दिखती है। लाल पहन लिया तो लाल, नीला पहन लिया तो नीला। आइडियली यू शुड सी द कलर व्हाट इट इज। डोंट स्टार्ट interpreting things from your own perspective. Ideally, we do so in ambiguous situations. But perception means how you see things. कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन में बहुत खुशियां नहीं मिली होती हैं, तो वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, तो उन्हें हर अच्छी चीज में भी बुराई ही नजर आती है। कुछ लोगों का सोचने का ढंग वैसा होता है। तो perception makes things very very different, and because of this difference in perception, difference in interpretation, difference in outlook gives birth to conflict. So personality, irritating behavior aspects, then perception. Next is communication. कौन सी चीज कही गई, किन शब्दों का चयन किया आपने, कैसे उस बात को प्रस्तुत किया, कब कहा, what you say, how you say, when you say, in which tone you say, all of these things matter. I love you. डांट के अगर आपने I love you कहा तो दूसरा आदमी का तो दिल टूट जाएगा, दिल बनने से। तो बेटी को प्यार भी करते हो लेकिन बेटी से सीधे मुंह बात नहीं करते, तो वो तो बेचारी दुखी रहेगी ना कि पापा मेरी सुनते नहीं। Some people are like that. तो यहाँ कारण वहां पर्सनालिटी से हुकअप हो जाएगा कि भाई पर्सनालिटी ऐसी है, हमने कभी मीठा बोलना सीखा ही नहीं। I still remember my father used to be very polite with me and used to be very strict with my brother. And my brother also had a tiff. बेटों की ज्यादातर पिताओं से तनाव रहता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी आदमियों को कैसे बिहेव करना है उसके मापदंड फर्क हैं, उसके नियम फर्क हैं।
उनके तरीके फर्क हैं। रोना आ रहा है तो रोए नहीं, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। अगर वो रोए तो सब सारे परिवार का मोरल डाउन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ expert in behavioral sciences that if you feel like crying, please cry, shed tears, remove those knots from yourself. You will be a normal, beautiful soul the way you are. You are looking after your family, you are looking after your parents, you are looking after your office work, you are looking after your children. You should be saluted. For all the men who are sitting here today attending to this training session, I would say, please communicate the right way. Intent must be seen. If you love, if you respect, show it in your language, show it in your body language. आपकी आंख, आप कई बार बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाते हैं, तो जिस ढंग से आपने जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो चीज उसी ढंग से, उसी अर्नेस्ट में अगर कम्युनिकेट नहीं की तो पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा. डू दिस. Now girls and females who are sitting in this group, please don't take it that I am biased towards males. No. But females are more expressive. They are wired differently. Men are not that expressive. Some are not. Again, all generalizations are wrong, including this one. So for everybody, I'm saying express freely. Express, of course, well within the societal norms. जैसा नॉर्म है सोसाइटी का, जैसे बात की जानी चाहिए, जिन रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ऑफिस में, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने बॉस से बात करते हैं, ये बहुत सारी चीजें. कॉन्फ्लिक्ट, भाई महाभारत हुआ क्यों था? द्रौपदी के एक शब्द से, जो उसने जिस कड़वाहट के साथ शब्दों का चयन करके कह दिया था, उस वजह से पूरा का पूरा युद्ध हो गया. हालांकि उसका एक अच्छा आउटकम मैं देखती हूँ गीता बहुत सारे रूल्स बताती है, और मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट का एक स्पिरिचुअल एंगल भी बताना चाहूंगी. So communication is the bottom line. Please take care of what you say, how you express, in which tone you are saying, what words you are picking. Please learn the right communication. It is imperative, it is important, it is required. Then accept the differences. Different ideologies cannot be thrust upon others. दूसरे पर अपनी आइडियोलॉजी आप थोपना नहीं चाहिए. आप अपनी बात को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने मॉरल्स को, वैल्यूज को, संस्कारों को आपके व्यवहार में झलका सकते हैं, वो झलक सकती हैं, पर किसी को जबरन आप काम करने के लिए अपने हिसाब से नहीं. अगर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, नहीं तो एक मध्य रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा. डिफरेंट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. भैया पैसा चाहिए, कत्ल करके भी कर लो, किसी को अगवा करके भी पैसा ले लो, रैंसम. मेहनत करके प्रमोशन लेके भी पैसा ले सकते हैं, नई कंपनी में अच्छे पद पे ज्वाइन करके भी तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सबकी अप्रोच फर्क होती है. ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से भी बंधा होता है. There are some things which we cannot do it the way we want. There are some things which can only be done the way the organization wants us to do. So please bear this in mind, that your approach in your personal life of solving a problem can be different than how you solve a problem at workplace in organizations. Then differences in goals and values, they are all, कहते हैं बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है. अलग उम्र, अलग
सेक्स और अलग अपब्रिंगिंग, ये तीनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकती हैं। पिता की पुत्र से अक्सर मैंने देखा है कॉन्फ्लिक्ट रहती है। क्यों? क्योंकि जेनरेशन गैप है। फीमेल और मेल की कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगी, मान के चलिए घर में तनाव होगा। पत्नी के सोचने काम करने का ढंग फर्क है, वो चाहेगी आप उसको गिफ्ट दिलवाएं। आप ये सोचते होंगे कि एफडी में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अगर मैं नहीं रहा तो कम से कम वो जिंदा रह पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कृपया करके अपनी पत्नी को अपने व्यू पॉइंट से अवगत कराएं, बताएं, बैठें, बात करें, ट्राई टू ब्रिंग एंड टॉक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। Again, I would say it is difficult because conflict is because of that differences of your age, of your sex. Women are wired differently. What you see, how you see things, the women will see it differently. How have you been brought up also makes a difference. So these are the differences which creates conflict. इन ऑर्गेनाइजेशन वाई कॉन्फ्लिक्ट्स? बिकॉज आपकी जो जरूरतें वो पूरी नहीं होती हैं वहां पर, पैसे की, पोजीशन की, पावर की, या आपको एक चैलेंजिंग काम मिला, बॉस के किसी क्लोज व्यक्ति को वो काम मिला क्योंकि वो बॉस का करीबी था, आपको नहीं मिला। सो योर नीड्स वर नॉट मेट एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. Some people are given benefits, some people are given few resources, others are not given those resources. Because resources are pooled, they are limited. Say for example, I'll give you an example of a car. There is one pooled car, वो इंदिरा नगर में भी, गोमती नगर में भी, न्यू हैदराबाद में भी एक ही गाड़ी से उन 4 लोगों को छोड़ती है। अब उसी पे बहस हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट, पहले मुझे छोड़े, उधर छोड़े, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। Then the organization must increase the resources. So conflicts can be because of inequities in resources. Some are given benefits, some are not given. So they are perceived as inequalities. That also gives birth to conflict. Roles and rules are not clarified. आपका काम क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको क्या करना है. Roles also carry lot of burden and they create conflict. Somebody's role is to minimize the expenditure, but then some people wants money because that job needs lot of financial support from the organization. कॉस्ट कटिंग चल रही है, डाउन साइजिंग चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में. एचआर के बंदे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं, दे आर ट्राइंग टू कट डाउन दी एडिशनल perks given to the people because in pandemic the company is going in a bad phase. But then you say that a person who was working with you, he is the head of the family and he is taking care of the entire family, his role, so there is a clash of roles, different roles being played by different people in organization also create conflict. Then slow down, mergers, acquisition, all these are, then whenever you are bringing about a change in organization, the change will be resisted because you have not prepared your people to the change. So manage the change properly, manage the people into transition, friction between different departments, poor communication channel, favoritism and leadership style. Somebody says boss is good, boss is very strict, boss is always, उनके घर मिठाई का डब्बा पहुंचा दोगे, आप उनके 10 काम कर दोगे तो आपका इंक्रीमेंट 1 ज्यादा आ जाएगा.
So leaders कैसे हैं? Are they charismatic? Are they authentic? Are they honest? So because leaders are also role models. Leaders are the people who are responsible for your benefits in organizations, including promotion, increments, growth, challenging job opportunities. So if leadership is adhering to favoritism and biasness and not behaving well, and his leadership styles are such that it is not liked by many, then of course there are conflicts. Now what is the outcome of conflict? दो या दो से अधिक लोगों में या दो से तो आउटकम क्या होगा? या तो दोनों पार्टी जीतेंगी या दोनों पार्टी हारेंगी, या एक जीता दूसरा हारा या दूसरा जीता एक हारा. Ideally, the first situation has to be the best situation of the conflict. If there is a conflict, there will be, accept it and then solve it and try and give benefit to both the parties who are at a conflict. But there can be different, एक जीतता है एक हारता है, तो कई बार हारने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट के डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंस से ग्रसित नहीं होगा. मैं हार गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो बुरा हो गया. उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर होना ही होना है, शुगर होनी ही होनी है, ब्रेन स्ट्रोक आना ही है, घर में तनाव होंगे ही, झगड़े होंगे ही, एक्सीडेंट रेट बढ़ेगा. सो वहां पर आप कैसे हैंडल करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को या कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंस को? आप हार गए, आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, जाने भी दो यारों, लेट्स गो, इस बार उसकी जीत सही. या यही प्रकृति का नियम है, कभी दिन कभी रात, कभी खुशी कभी गम, कभी जीत कभी हार. जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो तो आगे निकल जाएगा. जीत असली उसी की होती है, क्योंकि जिसको आज जीता है कल वो हारेगा. तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये जो आउटकम्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, उसको हम किस नजर से, किस चश्मे से देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं बिजनेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा हुई तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा. अब हम बात करते हैं इफेक्ट की. बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा? लो जॉब सेटिस्फैक्शन, लोगों को आना अच्छा नहीं लगेगा, काम पे अच्छा नहीं लगेगा. क्या होगा कि बॉस तो मिस्टर गोयल को ही सामने बिठा के उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं, हमारी तो भैया कोई वक्त ही नहीं है. तो धीरे धीरे जब आदमी को उसका ड्यू नहीं मिलता है, चाहे ड्यू इंपॉर्टेंस हो या ड्यू मॉनेटरी इंसेंटिव हो या कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिलना हो या प्रेज या रिकॉग्निशन मिलनी हो, अगर वो जो ड्यू है आपको नहीं मिलती किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने बॉस के साथ, तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन होता है. टर्नओवर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, नॉट टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर. बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के जाते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए. कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्ट्राइक, लॉकआउट, ये भी कॉन्फ्लिक्ट, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम्स होते हैं. स्ट्राइक हो गया है. I hope it is clear to all of you. Would anybody like to say anything here? Anybody can, I'll give you 2 minutes. You can open your mic and speak. Is everything clear, whatever has been explained till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे मालूम है खाना खाने के बाद का सेशन बड़ा भारी होता है क्योंकि नींद आती है. I can understand, but then it's just a day training program and I think you are not regularly going to the office. So this might add some value and maybe it is of interest and to your liking. Okay, if you feel and if you want to say anything, if you want to explain any conflicting situation,
If you want to discuss amongst yourselves with me, we can do it after the next break, towards the end. Okay? So लो मोरल, मोटिवेशन है, मन नहीं करता आने का, परफॉर्मेंस छोटी होगी, एब्सेंटिज्म, आदमी यार जाने का मन नहीं है, जाएगा नहीं ऑफिस, और कॉस्ट बढ़ेगी। तो बिजनेसेस को बहुत नुकसान होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या मैनेज ना हो, अनरिजॉल्व रह जाए, तो उससे मान हानि बहुत होती है, कॉस्ट बढ़ती है, लोगों का सेटिस्फैक्शन कम होता है, मोरल कम होता है, मोटिवेशन कम होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, नौकरियां छोड़ के जाते हैं और परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गई, पर्सनालिटी कारण हो सकता है, पैसा कारण हो सकता है, तनाव कारण हो सकता है, बीमारी कारण हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। देखिए, बीमारी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बीमारी होती है, इट्स बोथ वेज। कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गई, हर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट का समाधान क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली के समाधान के एंड में जो रिश्ते में तनाव आया है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अगर वो रिश्ता पैचअप हो गया है, देखिए मैं एक बड़ी सुंदर एनालॉजी है, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारा बहुत सुंदर कपड़ा जो किसी प्रिय ने हमें दिया है, या हमने अपनी पहली कमाई से खरीदा है, या कोई चीज हमें बहुत पसंद है, अगर वो कट जाती है, फट जाती है, तो हम कोशिश करते हैं उसे नई बना के रखने की, उसे बड़े संजो के रखते हैं, और जहां से कट गई उसे रफू करते हैं। जब हम कपड़े में रफू कर सकते हैं तो रिश्तों में रफू क्यों नहीं। तो आइए आज के बाद हम सभी रफूगर का काम करें, और ये जो बात है टूट जाता है रिश्ता तनाव की वजह से, तो गांठ पड़ जाती है, आई डोंट बिलीव इट। गांठ पड़ गई, उस गांठ को नए धागे में अपनी माला बिन लो भाई, उस प्यार के नए धागे में माला बिन लो, नए सिरे से। मन में दुख होता है, तकलीफ होती है, मैं इस बात को बेहद अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो आप चैन की नींद सो पाओगे, ना जितनी मेहनत करने के बाद सुंदर घर बनाया है, जो अपने लिए पैसा इकट्ठा किया उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर दिमाग में आया भाई से तनाव हो गया एक घर के पीछे, बंटवारे के पीछे, या आज बॉस से तनाव चल रहा है मेरा, मुझे ऑफिस जाने का मतलब नहीं, बॉस हमेशा स्टिंकर मारता रहता है और परेशान करता है। तो अगर ये तनाव है तो आप जीवन की सुंदर चीजों की अनुभूति कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए या तो खुद में बदलाव लाएं जो कि हम कर सकते हैं, या नजरिए में अपने बदलाव लाएं, या अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाएं, और क्यों ना हम ही पहल करें। लेट अस थिंक दैट इस तनाव को कम करने का जिम्मा ईश्वर ने हमें दिया है, या यूं कहें कि आज के बाद जिम्मा हमने खुद लिया है। अगर तनाव है तो हम सुलटाएंगे, कम से कम कोशिश तो करेंगे, और अगर कोई चीज का समाधान नहीं हुआ तो जो जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या ये कहना पड़ेगा जाने भी दो यारो, जाने दो, ये ऐसा ही होना था, ये प्रारब्ध है, ये डेस्टिनी है, बट प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि मन में ये मलाल ना रह जाए काश मैंने पहल कर ली होती, काश मैंने ही ये स्टेप उठा लिया होता। तो माय humble request to all of you is that keep your egos aside, keep your differences aside, and at least शुरू तो करके देखो, समाधान की तरफ खुद तो पग बढ़ाओ।
भाई आप दोनों एक कोने पे बैठा है, एक बी कोने पे बैठा है, जब तक 2 कदम वो 2 कदम वो, गाना भी है, दो कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चलें, तो अगर वो नहीं चल रहा तो भैया 10 कदम आप ही लेके उसके पास चले जाओ, अगर वो 10 कदम दूर आपसे खड़ा है. आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स वंडरफुली वेल and there is no ego in good relationships. Make an effort, do it, take the initiative. Next is how to resolve conflict. There is a very simple process. आप सभी ये करते होंगे, आपने किया होगा. First of all is identify and accept that there is a problem. कुछ लोग परेशानी एक्सेप्ट ही नहीं, गलती है नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. दे आर इन स्टेट ऑफ डिनायल विच इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ रिएक्टिंग. पीपल जनरली डोंट एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट. कम टू अ प्लेटफॉर्म वेर यू म्यूचुअली अग्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Third important thing is that you think people don't understand you. Have you ever thought that how much time or how many times you have tried to understand the others? So पहले कोशिश की जाए कि दूसरे के नजरिए को समझें, उसकी परेशानी तकलीफ को समझें. Then identify last the changes which is required to solve the problem, चाहे वो दूसरे की तरफ हो या आपकी तरफ हो. Now कहते हैं अगर आप लोगों में या हम सभी में कुछ विधा है, कुछ क्वालिटी है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं. पहली चीज है assertiveness. Assertiveness basically means that आप अपने इरादे के पक्के हों कि मुझे चीजें सुलटानी हैं, आप इस चीज को अंजाम देना चाहेंगे. Try and find out ways to settle your dispute and conflict and learn to coexist. तो assertiveness is first skill. दृढ़ निश्चय होना कि ये समस्या का समाधान हमें मिलके करना है, और कोई साथ नहीं देता तो मैं पूरी टीम को लेके चलूंगा. मैंने अपने ऊपर ये दायित्व ओढ़ा है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करना चाहूंगा और करूंगा. Take that initiative. Second important thing is called as communication skills, and which means that interviewing and active listening is basically something which is very, very important. Interviewing and active skills are how you interview. Supervisor should know आप कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे किसी से पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे उससे बातें निकलवा रहे हैं, जानने, क्योंकि जब तक आपको परेशानियों का, चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा तब तक आप चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन में होती है सुनना, एक्टिव लिसनिंग. हियरिंग इज नॉट लिसनिंग. हियरिंग इज कान में आवाज़ पड़ी, आप में से कुछ लोग शायद एक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे, या शायद मैक्सिमम लोग एक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे, बट कुछ लोग हो सकता है सुन भर रहे हों. एक्टिव लिसनिंग इज विद एन इंटेंशन टू ग्रास्प. एक्टिव लिसनिंग इज विद एन इंटेंशन टू अंडरस्टैंड. अगर आप रिजॉल्व करते हैं किसी चीज पे, राउंड टेबल पे बैठे हैं प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो कहना, पूछना, जानना और सुनना, ये सभी चीजें आनी चाहिए.
Then comes an important thing called empathy. Empathy is putting yourself in someone else's shoe. अपने को दूसरे की परिस्थिति में डाल के उसके नजरिए को जानने की कोशिश करना बहुत मुश्किल काम है. सुनने में बड़ा सरल है लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि आप तो एक लड़ाई में अपने हुए नुकसान, अपनी हुई परेशानी को ही देखने में मगन रहते हैं. हम दूसरे की परिस्थिति को जानने, समझने और बूझने का प्रयास ही नहीं करते. तो be empathetic towards others. Then facilitation. Facilitation means, इसको हम कह सकते हैं facilitation को हम कहते हैं, sorry, let's talk. इनिशिएटिव कैसे बात की जा सकती है? यू हैव टू टॉक टू देम. एक टेबल पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर के इश्यूज, चाइना के साथ ये इश्यूज अगर हम एक राउंड टेबल करके सॉल्व करने के प्रयास कर सकते हैं, तो दो व्यक्ति, दो भाई, एक बॉस एंड सबऑर्डिनेट या दो साथ काम करने वाले क्यों नहीं कर सकते? ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, कोलैबोरेट करिए, दोनों आपस में एक दूसरे का फायदा देखें, तो हम परिस्थितियों को समझ सकते हैं और अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मीडिएशन, कॉल्ड एज मध्यस्थता. अगर बॉस को लगता है उसकी डिवीजन में 2-3 लोगों का आपस में तनाव चल रहा है या 2 या 3 ग्रुप हैं, तो आइए बिठाइए सबको और उनके बीच मध्यस्थता करिए. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. Creative problem solving basically would mean find out many solutions to these problems. कितने solutions हैं और उनमें से सही solution को अपनाएं. Accountability means आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है. अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जरूर होगी. निगोशिएशन, आइए बैठे जरा बात करते हैं. कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इज एन इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स, और इट इज द एबिलिटी विच इंक्लूड्स हाउ you see yourself, how you understand yourself, and how you control your emotions, your feelings, be it positive feeling like love, affection, or negative feeling like anger, aggression, jealousy, and how well you can understand others' emotions and feelings. So emotional intelligence is basically an ability to understand and know yourself and the others very well. Then of course, be polite and respectful. I would just like to say, if there are, मैं अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी जैसी कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहला आ जाता है, अगर आपको इंट्रा इंडिविजुअल दो लोगों के बीच की, एक व्यक्ति की अपने आप से जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं. पहली चीज है, जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर करिए. अड़चने आ रही हैं, से फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद योरसेल्फ दैट यू वांट टू क्रैक दिस कंपटीशन बट यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट टाइम इन इट. तो आपको अपने पे ही नाराजगी है कि क्या करूं, मैं नौकरी करके पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां का पैसा मेरी नौकरी से आएगा, और आगे बढ़ने के लिए मुझे कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा. तो आपको बैरियर्स रिमूव करने पड़ेंगे. पहला बैरियर इसका आपका खुद अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, या अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करना चाहिए. क्या चीज पहले नंबर पे होगी, फिर दूसरे नंबर पे होगी, फिर तीसरे नंबर पे होगी. मेक टाइम टेबल, channelize your energies in the right direction.
अगर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, तो अगर ये समस्या है जो आपकी अपने आप से है, तो आप उन बैरियर्स को जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं उनको दूर करिए। बैरियर हो सकता है आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, आपका अपना लेजीनेस हो, आपका अपना सही टाइम मैनेजमेंट ही ना हो। देन कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली जो मतभेद है, जिस ढंग से आप चीजों को देखते हैं और जो चीजें जैसी हैं उनमें अगर डिफरेंस है तो उसको रिमूव करिए। तो ट्राई एंड सी थिंग्स एज दे आर, नॉट एज यू थिंक दे आर। गॉट माय पॉइंट? आपको लग रहा है ऐसा है पर वो ऐसा नहीं है, तो जैसा है वैसा समझो ना। तो डिसोनेंस नहीं होनी चाहिए। लाल को लाल ही देखो, लाल को नीला मत देखो। उसके लिए अपने दिमाग से बायसनेसेस, प्री-कंसीव्ड नोशंस, बिलीव सिस्टम्स, प्रायर एक्सपीरियंस, इनको हटाना पड़ेगा। कहा जाता है अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो कई बार पुराना सीखा हुआ उसके आड़े आता है। सो उस केस में मैनेजमेंट गुरु ये कहते हैं कि फर्स्ट अनलर्न एंड देन रीलर्न, ठीक है, एंड देन प्रैक्टिस व्हाट यू हैव रीलर्न्ड। तो जो सीखी हुई चीजें हैं उनको कई बार अनलर्न करना पड़ेगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट देन यू हैव टू break the old habits and learn the newer habits of seeing things as they are. रोल प्रायोरिटाइजेशन, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। मुझे अपने आप से ही द्वंद होती है कि मैं ये काम ही नहीं कर पाता, मैं ये करूं या ये करूं। तो प्रायोरिटाइज योर रोल्स इन लाइफ, डेवलप कंपैटिबिलिटी। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और जो आपका अपना गोल है उनको अलाइन करिए एक दूसरे के साथ, और डेवलप सात्विक गुण। सात्विक जीवन के जो गुण हैं वो मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आपको एंड में बताऊंगी, उनको आत्मसात करिए, उनको सीखिए। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाएं? जब दो लोगों के बीच में मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनिकेट करके, बात करके। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन की आपने जिस इंटेंशन से कहा और जैसे कहा दूसरे को वैसे ही समझना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन का लूप पूरा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होने चाहिए। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस आपकी परेशानियों को और बढ़ाएंगे। ऑल्टरिंग बिहेवियर इनपुट्स, how you behave verbally, non-verbally, through your gestures or metaverbals, is basically influencing your conflict. So alter them, change them. And last is empathy. Put yourself in, understand your own self better. Okay. अब हमने अपनी कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से या दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो समझ ली है। इंटरपर्सनल में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरे की परिस्थिति समझ नहीं सकते तो आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रुप में दो तरीके के हमें हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप के अंदर का तनाव या कॉन्फ्लिक्ट, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का साथ। अगर ग्रुप के अंदर का तनाव है तो सब लोगों को इकट्ठा होके डिसाइड करना पड़ेगा कि सबके भलाई किस में है। सबको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर पाएंगे। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तरीका अपनाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। Problem solving strategy basically is find out the solution along with the other group. You must sit together. Intergroup means दो ग्रुप्स में जब आपस में
कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? फर्स्ट इज सॉल्यूशंस ढूंढे मिलके और मिलके उसे इम्प्लीमेंट करें। स्मूदन क्या है? जब हम, स्मूदनिंग का मतलब होता है जब हम डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उस सॉल्यूशन में दोनों टीमें अपना फायदा ढूंढें। हमारा फायदा किसमें? लेट्स यार खत्म करते हैं इस लड़ाई झगड़े को, आधा तू ले आधा मैं लेता हूं और हम खुश रहते हैं, तुम भी खुश मैं भी खुश, वो ग्रुप भी खुश मेरा ग्रुप भी खुश। कॉम्प्रोमाइज इज वन वे। एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, दो ग्रुप्स के बीच में अगर कॉमन व्हीकल है, कॉमन पूल ऑफ अदर रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी फोटोकॉपियर मशीन, जैसे आपके लैपटॉप्स, जैसे आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन, या जैसे आपके रूम्स, आपको पियन मिला है नहीं मिला, अगर दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ अगर एक पियून है तो दोनों में हमेशा रस्साकशी चलती रहेगी। मैंने उसे चाय लेने भेजा, मैंने उसे डायरी लाने को बोला, वो नहीं लाया क्योंकि वो तुम्हारा काम कर रहा था। तो ऐसे संस्था में रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। Then organization redesign, it is very very important and imperative that you have to reorganize and redesign your organization. कितने ग्रुप्स होंगे, कौन क्या काम करेगा, दोनों की इंटरडिपेंडेंस क्या होगी, रोल्स क्या होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे, रिसोर्सेस किसको कौन से एलोकेट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। सुपर ऑर्डिनेट गोल बेसिकली वो गोल होता है जब दो ऑपोजिंग पार्टीज आपस में मिलके काम करेंगी, तभी हम उस गोल की उपलब्धि कर पाएंगे। व्हाट वी हैव टू अकम्प्लिश। हाउ मच टाइम डू आई हैव मैम? हाँ मैम, वैसे तो 5 मिनट्स है। आप कितने हैं? यस मैम। कितना टाइम बाकी है? मैम वो 5 मिनट्स है। अरे बाप रे, रुको तो फिर मैं जल्दी कर देती हूँ फटाफट। बट आप कर सकते हैं, आप 5-10 मिनट आप ले सकते हैं। हाँ, मैं ये गोल्स के हिसाब, मैं अब आपको सिर्फ तरीका बता देती हूँ, ये आप पीपीटी शेयर कर लीजिएगा लोगों के साथ। इसमें काफी कुछ है जो सब करते हैं। एक मैं स्टाइल बताती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी का अलग अलग ढंग से कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का स्टाइल है, या ऑर्गेनाइजेशन में एज बॉसेस या एज सीनियर्स, इवन एज अ टीम प्लेयर, जब आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं तो ये 5 स्टाइल्स एक मॉडल है जिसके तरफ, जिसमें ये कहते हैं आप कितने असर्टिव हैं और कितने कोऑपरेटिव हैं। असर्टिव आप अपने को, आपको क्या हासिल करना उसके लिए आप अडिग हैं, और कितने कोऑपरेटिव हैं। इन दोनों पे एंगल्स पे हमने ये 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स लिए हैं। सबसे पहला मैं बताती हूँ अवॉइडिंग। मैं इसी चार्ट के थ्रू बता दूंगी, बाकी रिटन टेक्स्ट आपके पास हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कोऑपरेशन भी नहीं करना चाहते और आप बहुत असर्टिव भी नहीं है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर जाएंगे, क्योंकि वो मसला इतनी इंपॉर्टेंस का है ही नहीं, पहली बात। और दूसरा, आपको लगता है ना आप ना दूसरा पार्टी इतना सक्षम है कि कॉन्फ्लिक्ट, और जो जिस मुद्दे पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन दीज थिंग्स आर देयर, यू ट्राई एंड अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो आप सोचते हैं अवॉइड करना या स्वीपिंग अंडर द कार्पेट करना कॉन्फ्लिक्ट। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट केवल टेम्परेरी हट जाती है, हो सकता है दोबारा वो बाउंस बैक करे और बहुत ही बड़े स्तर पर आपके पास वापस आए। तो अवॉइडिंग इज नॉट द राइट वे टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर इनसिग्निफिकेंट या बहुत ही छोटी सी बात पे तनाव है या कॉन्फ्लिक्ट है और आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। कई बार टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है। देन कम्स कंपीटिंग, कंपटीशन। देखें जरा किसमें कितना है दम। आप कंपटीशन की तैयारी तब करते हैं जब देखते हैं कि आपके पास सारे रसूख हैं,
you are fully equipped, you are assertive, you don't want to cooperate. Let me see, let us solve the problem, let me compete. खुले मैदान में आ जाओ, देखते हैं जो जीता इस कंपटीशन में उसको मिलेगा प्रमोशन. तो ये नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज में हम देखते हैं जब दोनों पार्टी को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो सकता है तो मैं कॉम्प्रोमाइज या हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. यार 50 तू ले ले, 50 मैं ले लेते हैं. कहाँ मैं 75, तो आप एक कॉमन पॉइंट पे दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं. देन कम्स अकोमोडेटिंग. अकोमोडेटिंग में जीत तो रही हूं मैं, मुझे 75 मिल रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार आज मैं अकोमोडेट कर लेती हूँ इस बंदे को, तो कल जब मैं मुश्किल में पड़ूंगी तो ये बंदा मेरी समस्याओं का निदान कर सकता है, सॉल्यूशन दे सकता है. सो यू ट्राई एंड अकोमोडेट पीपल. If the boss is having a problem, there are two good resource people who are always fighting amongst themselves. He tries to accommodate. एक को लॉलीपॉप देगा, एक को चॉकलेट दे देगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देके उसे टीम में बनाए रखेगा बॉस आपका, या जब आप खुद बॉस हैं. तो you try and accommodate people because they are disadvantageous, but then you think that they can be of some use to you in later lives. कोलैबोरेशन में क्या होता है, आपको लगता है यार इसके साथ होने से मेरा फायदा 50 की जगह 75 का हो जाएगा, इसको भी 50 की जगह 75 का फायदा मिलेगा. सो व्हेन द गेन्स आर म्यूचुअली हाई, सो बोथ ऑफ यू विल हैव टू वर्क टुगेदर. रियलाइज दैट अगर हम दोनों ने साथ काम नहीं किया तो कंपनी बैठ जाएगी, और अगर साथ काम कर लिया, तेरा ये एरिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है, मेरा इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बढ़िया है, मेरा फाइनेंस एंगल बहुत अच्छा है, आओ हम दोनों मिलके गाड़ी आगे चलाते हैं. अगर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े तो हमारी कंपनी नंबर 1 होगी. देन यू कोलैबोरेट. इसीलिए मर्जर्स एक्विजिशंस हम लोग करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स. और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, हर आदमी रेजोल्यूशन चाहता है कॉन्फ्लिक्ट का, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसे सिस्टम से रिजॉल्व किया जाए जैसे कि वो सॉल्यूशन लाइफ लॉन्ग हो. हेलो, ओके. नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई विल से, दैट देयर इज अनदर वे that how you can solve a problem spiritually. Now let me explain exactly what is spiritual intelligence. Spiritual intelligence basically is an expression of your innate spiritual quality through thoughts, actions and attitudes. आपकी जो इन्नेट अच्छाई है, जो भलमनसात है, जो आपके अच्छे गुण हैं, वो जब आप अपने आचार, विचार, व्यवहार और एक्शन से दर्शाते हैं, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है, इट इज बेसिकली एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ. हम अगर अपने को जाने कि हम एक स्पिरिट हैं, हम एक सोल हैं, ना कि हम एक शरीर हैं, ना कि हम एक फॉर्म है फिजिकल. वी आर जस्ट अ सोल, वी आर जस्ट अ स्पिरिट. वंस वी रियलाइज दिस, देन हम देखते हैं कि अगर हम सोल और स्पिरिट हैं तो दूसरा भी वैसा है. तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखना, और कई बार जो चीजें जैसी दिख रही हैं उनके बियॉन्ड जाके देखना, वहां पर एम्पैथी आ जाता है. और कई बार चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही सर झुका के एक्सेप्ट करना. शादी माँ बाप ने कराई, पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा कर्कशा है, तेज है, पति एडजस्ट नहीं कर पा रहा, बैठ के बात करो. और अगर आपके थोड़े व्यवहार में रद्दोबदल करने से वो महिला अगर ठीक हो जाती है तो डिवोर्स करने की, सेपरेशन की जरूरत क्या है? एक्सेप्ट. एंड धीरे धीरे अगर आप अपने ऊपर दारोमदार लेंगे कि इस रिश्ते को चलाना है,
तो आप उसकी परिस्थिति को, उसकी मनःस्थिति को दूसरे व्यक्ति की, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बॉस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का रिलीजियस होने से कोई मतलब नहीं है, पूजा अर्चना से मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब है जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करें, जो जैसा दिख रहा है कई बार वो बहुत ही गहराई तक अंदर भिन्न है तो उसको जानने का प्रयास करें, खुद को जानने का प्रयास करें, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मैं क्या चीजें बदल सकता हूं, बदल सकती हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। ग्रेस, मीनिंग, हर चीज में सही मीनिंग ढूंढो। पीसफुली सरेंडर करना भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। बी ट्रुथफुल, बी इंटेग्रल, इंटेग्रिटी दिखाइए, ट्रुथफुलनेस दिखाइए, एक्सेप्टेंस दिखाइए, कॉन्शियसनेस दिखाइए, सेल्फ अवेयरनेस दिखाइए, ट्रुथफुलनेस दिखाइए, इंटरकनेक्टेडनेस। अगर ये सब चीजें होंगी तो बहुत सरलता से हम हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर बरकरार रहती है तो आदमी को मानसिक, शारीरिक सब तरफ से खमियाजा भुगतना पड़ता है। So if conflicts are not resolved amicably, then you have to face the dire consequences. You might suffer physically, emotionally, spiritually, and your relationships, be it personal relationship or professional relationship, it will go for a toss. So make an effort. You are responsible equally to create a conflict. So resolution also, you are equally responsible, and take that responsibility 100% on yourself. Then you can solve the problem, and there will be smiles, there will be happiness. Third wave of COVID is around the corner. It has attacked some parts in Kerala, in some part in Maharashtra. कल वो दोस्त हो ना हो, वो बॉस हो ना हो, वो साथी हो ना हो, वो परिवार के जन हो ना हो, तब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। अभी उठाइए कदम और आइए मिलके रहें। ये जो भी मैं ये कहती हूँ कि अगर बहुत प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती तो वर्किंग रिलेशनशिप तो हो ही सकती। मेक एन एफर्ट, मेक अ स्टेप, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, I can give you that counseling session as well. Thank you very much for joining, though I had so much more to explain and so much more to bring your attention to so many things, but the time was very limited. I'm open for question. Anybody would like to ask, anybody would like to say, please share. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। और पार्टिसिपेंट्स, यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मैम से। अगर आप जी मैम, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम भी है तो मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं, या आप अपने आप बना लें और मैं काउंसलिंग सेशन भी कर सकती हूँ किसी दिन. वी कैन डिस्कस ओनली दिस. जी मैम। Okay, you can start a counseling session also. I can start giving counseling sessions also to people if they are facing some issues in their life which is disrupting their normal life. है ना? तो पूछ लें. अगर ट्राई करेंगे एक सेशन ऐसा आपका रख सकें हम लोग। फिलहाल मेरा पार्टिसिपेंट से दोबारा से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, यदि आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं सेशन के रिलेटेड, या आपका अपना भी ऐसी चीजें जो आप पूछ सकते हैं पर्सनल भी, तो आप कहना चाहते हैं, आप प्लीज बोलें।
Okay then, I Okay, think ma'am. if there is no question, if they have any issues, they would want to ask me in person, they can contact you and then you can talk to me and I can hold a session. And if they want a personal session also, we can carry on that also, right? Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. मैम इस सेशन के लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि अब यदि आपके सेशन अटेंड करने के पश्चात यदि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या ऐसा द्वंद्व है, तब हम एक बार इस सेशन के बारे में जरूर विचार करेंगे और आपने कि ये हमारे साथ किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस लेवल का है, क्यों है, और फिर जो आपने उसके सोल्यूशन बताए हैं उनकी तरफ हम लोग मूव ऑन करके उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपका सेशन था, जिससे कि हम लोग काफी सहायता मिलेगी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। धन्यवाद मैम। मैं बस एक चीज और कहना चाहती हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगी पर अगली दूसरी खड़ी हो जाएगी, तो उससे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगी जीवन पर्यंत, है ना? जी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। टेक केयर। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स, हमारा यहाँ पर हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और 4:15 बजे से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, जो कि सोनल जी लेंगी। तो आप लोग टी ब्रेक के तौर पे इसको 10 मिनट के ब्रेक को ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मैडम, ये प्रोफेसर अन्विता जी से इनकी पीपीटी ले लीजिए, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग शेयर कर देंगे। बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है मैडम ने। हाँ तो सर आप हैं सर, आप प्लीज मैम के लिए कुछ नहीं, मैं हाँ जरूर मैं कहूँगा। एंड ऑल आई कैन से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेसन्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और इतना अच्छा लेसन मैडम ने हम लोगों को बताया कि किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके क्या नेचर होते हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मेरे तो कुछ नोट्स भी मैंने सोचा है इसके बनाऊं, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो है इसका पीपीटी मिल जाएगा, तो मैंने थोड़ा नोट्स बनाना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ी जो हाईलाइट मैडम के सेशन की रही कि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, घर बाहर, ऑफिस, दोस्तों के बीच में, समाज में, सोसाइटी में, और जो उसके जो नेचर है कि जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इंडिविजुअल के अपने अंदर होते हैं, फिर इंटरपर्सनल हैं, इंटर ग्रुप हैं, इंट्रा ग्रुप हैं। इसके अलावा मैडम ने जो बताया कि कॉन्फ्लिक्ट का जो हैंडलिंग जो स्टाइल आखिर में बताया, समय की पॉसिटी की वजह से उसको हम लोग नहीं पूरा अटेंड कर पाए, कि अवॉइड, एक्मोडेट, कोलैबोरेट एंड देन काउंसलिंग। और सबसे बढ़कर जो फाइनेस्ट द परफेक्ट आइसिंग ऑन केक था, दैट वाज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हम स्पिरिचुअली अपने आप को जितना भी स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, ये रोजमर्रा के कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन से उतने ही वीड आउट होते जाते हैं। तो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। हमारे पास अगर थोड़ा और समय होता 15 मिनट का, तो हम उस पर मैडम से और अच्छा अपन, लेकिन दोबारा जल्दी आऊंगी, फिर आती हूँ। हाँ प्लीज मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम। और अपना पीपीटी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।